दोस्तों, कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल कर्नाटक जैसा ही प्रदर्शन दोहराने जा रही है और 50-100 नहीं बल्कि पूरी 150 सीटें जीतेगी। जी हाँ, राहुल गांधी ने 100% ऐसा ही दावा किया है। मध्य प्रदेश चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद राहुल गांधी ने कमोबेश यही दावा किया कि उनकी पार्टी एमपी में डंके की चोट पर 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। उनकी पार्टी का आंतरिक आकलन भी यही दर्शाता है। तो फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक जैसा ही हाल होगा, और यदि राहुल का दावा सच साबित हो गया तो आप मानकर चलिए कि 2024 में पीएम की कुर्सी पर लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ होने का मोदी जी ने जो सुनहरा सपना देखा है, उस हसीन सपने का क्या होगा इसकी कल्पना ही करनी रही। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़े जन सैलाब को देखकर ही कांग्रेस उत्साह से लबरेज तो हो गई थी। फिर जब हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली तो उसे इस बात का पक्का एहसास हो गया कि यात्रा में लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के सुखद नतीजे मिल सकते हैं। फिर तो हिमाचल की जीत ने कांग्रेस के इस भरोसे को पक्का कर दिया कि कोशिश करने पर बीजेपी और मोदी जी को हराया जा सकता है। इसी भरोसे की बदौलत कांग्रेस ने कर्नाटक में जेडीएस से चुनावी गठबंधन करने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, और जब कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने खुद के बलबूते पर शानदार जीत हासिल की तो उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो गया कि अब उसे लगने लगा है कि मोदी जी और बीजेपी को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कांग्रेस एकजुट रहे और चुनाव के दौरान इसके शीर्ष नेता किसी तरह की कोई अनर्गल बयानबाजी करने से बचें। कांग्रेस की बात छोड़िए, अब तो समूचा विपक्ष भी मानने लगा है कि मोदी का मुकाबला किया जा सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, पर ऐसी मुश्किल भी नहीं कि जिसका कोई समाधान ही नहीं निकल सके। कांग्रेस में भी जो विरोध था वह महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर था, पर जब वे बीजेपी में चले गए तो वे उस विरोध को भी अपने साथ लेकर गए। जहां तक 2018 के विधानसभा चुनाव की बात है तो 230 में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बेशक बहुमत तो किसी के पास नहीं था, पर कांग्रेस बहुमत के बहुत करीब थी और कांग्रेस ने उस समय सपा बसपा आदि का समर्थन लेकर कांग्रेस की सरकार भी बना ली, जो साल भर चली भी, परंतु बाद में ज्योतिरादित्य को अपनी पार्टी में मिलाकर बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गई। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें। इस बात में भी काफ़ी दम है कि पिछला चुनाव विपक्ष के लिए काफ़ी कठिन था, पर पिछले दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरी, तब उसे लोगों का जो गजब का समर्थन मिला उसके आधार पर तो माना जा सकता है कि कांग्रेस के लिए इस बार चुनाव इतना कठिन नहीं होगा जितना 2018 में था। ज्योतिरादित्य कांग्रेस से निकलने के बाद अब कांग्रेस को अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ना है, और अभी तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच ट्यूनिंग भी अच्छी ही दिखाई दे रही है। इस बार बीजेपी के लिए ज़रूर कठिन माना जा सकता है। कठिन इस मायने में कि बीजेपी वहाँ 18-19 साल से सत्ता का सुख भोग रही है। जिस पार्टी की सरकार होती है उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर करीब करीब होता ही है। हिमाचल व कर्नाटक में बीजेपी के हारने के फैक्टर्स में एंटी इनकम्बेंसी भी एक अहम फैक्टर माना जा सकता है। फिर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की समस्या तो मुंह बाय
खड़ी ही। अब अहम सवाल यह है कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मसलों को कैसे और कितना भुना पाएगी या एनकैश कर पाएगी। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक मास लीडर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। फिर लोगों के दिमाग में एक बात और है कि जनता यह अच्छी तरह जानती है कि उसने 2018 में भी मैंडेट तो कांग्रेस के पक्ष में ही दिया था, पर बीजेपी ने इस मैंडेट को चुरा लिया और इस मैंडेट को चुरा कर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। तो 5 साल बाद अब फिर से तय करने का अवसर मिला है जनता को कि सत्ता की बागडोर किसको सौंपनी है। वैसे आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के 150 के आसपास सीटें मिलने के दावे को ख्याली पुलाव करार देकर बीजेपी को 200 के आसपास सीटें मिलने का दावा किया है। खैर, इन दावों की असलियत का तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र राहुल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।